नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रणवीर सिंह। नमस्कार रणवीर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्रियंका, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। आगे बढ़े उससे पहले अब तक की हेडलाइंस जान लेते हैं। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में बड़े उलटफेर। तन्वी शर्मा ने पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा को और मनराज सिंह ने एचएस प्रणय को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से पराजित किया। पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप का कल से शुभारंभ और महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग की नीलामी में स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा सबसे महंगी खिलाड़ी रही। न्यूजीलैंड की हरफनमौला एमिलिया केर को मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ में खरीदा। और अब चर्चा करते हैं खेल खबरों पर। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की 16 साल की तन्वी शर्मा ने पूर्व विश्व चैंपियन जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। तन्वी ने आज ओकुहारा को 13-21, 21-16, 21-19 से पराजित किया। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा और ईशा रानी बरुआ भी अगले दौर में पहुंच गई हैं। इसके अलावा 19 वर्ष के मनराज सिंह ने भी एचएस प्रणय को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। के श्रीकांत, प्रियांशु रजावत और मिथुन मंजुनाथ भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला डबल्स में त्रिसा जौली और गायत्री गोपीचंद ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। देखा जाए तो राइजिंग स्टार हैं तन्वी, क्योंकि ओकुहारा को हराया। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं और पहला गेम हार गई, और उसके बाद क्या कमबैक किया, क्या एग्रेसिवली खेला उन्होंने और दोनों गेम्स जीत ली। बहुत ही शानदार उपलब्धि है आज जिस तरह से उन्होंने फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 को हराया है जी। तो पहले भी वो जूनियर में टॉप सीड रही हैं, वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी हैं और एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने 2 मेडल जीते थे। अपना तो सिंगल्स का जीता ही था इंडिविजुअल, उसके बाद मिक्स टीम में भी मेडल जीता था, 2 मेडल उसमें जीते थे जी। तो पूत के पांव पालने में तो पहले ही दिख गए हैं। और शुरुआत इनकी हुई, इनकी मदर वॉलीबॉल खेला करती थी एक क्लब में, तो वहां से बैडमिंटन सिखाने की बात आई और गोपीचंद एकेडमी में उनको फिर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। उनकी ट्रेनिंग है और जो एक परंपरा बैडमिंटन की अब तक रही है, खासकर अगर महिलाओं की बात करें, साइना नेहवाल, उसके बाद पीवी सिंधु, उसी परंपरा को ही आगे ले जाती हुई दिख रही है। जिस तरह से आज इन्होंने एक 16 साल की छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम किया। बिल्कुल, और इस साल की शुरुआत में यूएस ओपन सुपर 300 के फाइनल में भी पहुंची थी। देखा जाए तो हमारे जो बैडमिंटन में भी अब कई खिलाड़ी उभर रहे हैं और उसमें एक नाम है आज मनराज सिंह का भी, जिन्होंने एचएस प्रणय को हरा दिया और शानदार प्रदर्शन किया। तो ये दोनों ही खिलाड़ी, एक 16 साल की है, एक 19 साल का है, तो एचएस प्रणय इतने साल से खेल रहे हैं और हिंदुस्तान के लिए काफी उन्होंने खिताब भी जीते हैं, खासकर डबल्स में। तो उस तरह का परफॉर्मेंस देते रहे हैं और ये जो नई पौध है ये उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रही है। जी हाँ, और आगे भी उम्मीद जारी रहेगी इनसे कि नया परचम लहराएं। बात हॉकी की करते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हरा दिया। भारत ने कल मेजबान मलेशिया को 4-3 से पराजित किया था। एक रिपोर्ट सुनते हैं। न्यूजीलैंड ने शुरुआती समय में मिडफील्ड में दबदबा बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय डिफेंडरों ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। भारत को पहला मौका चौथे मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के रूप में मिला। इस पर अनुभवी रोहिदास ने गोल कर दिया। भारतीय टीम एक और गोल करने के करीब थी, लेकिन अभिषेक का शॉट न्यूजीलैंड के गोलकीपर ने बचा लिया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड को एक पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारतीय डिफेंस बेहद चौकस था। भारत ने दूसरे हाफ में कप्तान संजय के पेनल्टी कॉर्नर पर किए गए गोल की दम पर बढ़त दोगुनी कर ली। न्यूजीलैंड को मिले 2 पेनल्टी कॉर्नर बेकार गए। पवन ने गोल के सामने बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी एकाग्रता टूटने का फायदा उठाकर जॉर्ज बेकर ने 42वें मिनट में न्यूजीलैंड के लिए गोल कर दिया। चौथे क्वार्टर में उन्होंने दूसरा गोल कर न्यूजीलैंड का स्कोर बराबरी पर ला दिया। भारत के लिए विजयी गोल आखिरी सीटी बजने से 6 मिनट पहले अभिषेक के पास पर सेल्वम ने किया। इस जीत के साथ भारत अंक तालिका में 9 अंक लेकर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। बेल्जियम शीर्ष पर है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन।
भारत ने आज बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और खासकर गोलकीपिंग की बात की जाए तो जिस तरह से न्यूजीलैंड का जो पेनल्टी कॉर्नर मिला था उसको रोका और लास्ट मोमेंट तक धड़कनें बढ़ती रही और 6 मिनट पहले जो विजयी गोल हुआ उसने पूरी कह सकते गेम ही बदल दी। इस टूर्नामेंट की शुरुआत में जिस तरह से बेल्जियम से भारतीय टीम हारी थी जी। बेल्जियम बहुत तगड़ी टीम है, उससे हारी थी, लेकिन कल मलेशिया को हराया, उसके बाद आज न्यूजीलैंड को हराने में सफल रहे। हालांकि एक पेनल्टी स्ट्रोक मिला था चौथे क्वार्टर में जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सके, तो लिहाजा 3-2 से जीत करके इतना संतुष्टि है कि आज का मैच भारत ने जीता है। अब कनाडा के साथ एक मैच बाकी है जो कल 29 तारीख को खेला जाएगा। जी हाँ, तो अब 5 बार की ये जो ट्रॉफी भी जीत चुकी है इस टूर्नामेंट में, तो इस बार जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है 9 अंक जीत चुकी है और दूसरे स्थान पर आ गई है, तो बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं इस बार। अजलन शाह में भारतीय टीम अच्छा करती रही है। इस बार चूंकि बेल्जियम से पहला ही मुकाबला था तो उसको हार गए, हार जीत चलती रहती है खेल में, लेकिन अब देखते हैं कि किस तरह से टीम आगे मैच खेलती है। इधर हम पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की बात करें तो इसका आगाज कल से हो रहा है चेन्नई और मदुरई में। कल भारत अपने पहले पूल मैच में चिली से खेलेगा। इस बार विश्व कप चेन्नई और मदुरई में खेला जाएगा, जिसमें रिकॉर्ड 24 टीम खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। टीमों को 6 ग्रुप में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रुप में 4 टीमों को रखा गया है जो राउंड रॉबिन आधार पर एक दूसरे का सामना करेंगी। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष पर रहने वाली टीम तथा दूसरे स्थान पर रहने वाली 2 सर्वश्रेष्ठ टीम क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएंगी। भारत पूल बी में चिली, ओमान और स्विट्जरलैंड के साथ है। तो देखा जाए तो इतिहास में संयुक्त रूप से दूसरी सबसे सफल टीम है भारत और 9 साल बाद घरेलू धरती पर खिताब हासिल करने के लिए जो है ना अपने अभियान का शानदार आगाज करने की पूरी कोशिश करेगी। हिंदुस्तान ने 2001 में होबार्ट ऑस्ट्रेलिया में पहली बार जूनियर वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद 2016 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हरेंद्र सिंह की कोचिंग में भारत दूसरी बार जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियन बना था और पिछले 2 एडिशन से भारत चौथे नंबर पे आ रहा है। देखना यह है कि इस बार भारत पोडियम फिनिश करता है या वैसा ही रहता है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत में हॉकी में जिस तरह से तरक्की हुई है, लॉर्ड जो नया आया अच्छा खेल रहा है, तो इस बार हम जरूर कोई ना कोई मेडल पाने में सफल रहेंगे। अब क्रिकेट मैदान की बात करते हैं। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग की नीलामी में स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। आज नई दिल्ली में जो ऑक्शन हुई है इस पर एक खास रिपोर्ट है विशाल की, आइए सुनते हैं। भारत को विश्व कप जिताने वाली दीप्ति शर्मा को नीलामी में यूपी वॉरियर्स ने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके 3 करोड़ 20 लाख रुपए की बड़ी कीमत में खरीदा है। अनुभवी खिलाड़ी शिखा पांडे को भी यूपी ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। श्रीचरणी को दिल्ली कैपिटल्स ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए में खरीदा है। मुंबई इंडियंस ने पिछले साल संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली न्यूजीलैंड की हरफन मौला एमेलिया केर को 3 करोड़ रुपए में खरीदा है। ऑस्ट्रेलिया की मैग लेनिंग को यूपी वॉरियर्स ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए में, जबकि न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन को गुजरात टाइटंस ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा। वॉरियर्स ने एक बार फिर राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्सेलेटन को 85 लाख रुपए में खरीदा। दक्षिण अफ्रीका की सलामी बल्लेबाज लॉरा वोल्वार्ट को दिल्ली कैपिटल्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा, जबकि गुजरात ने भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह को 60 लाख रुपए में खरीदा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली को कोई खरीदार नहीं मिला। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। तो देखा जाए तो जो वर्ल्ड चैंपियन भारत के स्क्वाड का हिस्सा रही 16 में से 14 प्लेयर्स महिला प्रीमियर लीग का अगला सीजन खेलती नजर आएंगी और स्मृति मंधाना को आरसीबी ने फिर से रिटेन किया है। देखिए, ऐसा होता है कि जब कोई टीम आईसीसी टूर्नामेंट जीतती है तो सबकी निगाह उन पर रहती है, चाहे मेंस की बात करें या वीमेंस सेक्शन की बात करें। हिंदुस्तान ने जिस तरह से अभी 2 हफ्ते पहले जिस तरह से टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी है ओडीआई में, और दीप्ति शर्मा ने फाइनल में पहले तो बैटिंग करते हुए 50 प्लस की इनिंग खेली थी, शायद 58 रन थे, और बाद में किस तरह की बॉलिंग की अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। 9.3 ओवर्स में उन्होंने 5 विकेट लिए थे। जब विकेटों की बहुत दरकार थी तब उन्होंने एक के बाद एक 5 विकेट लेकर के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो बनी। साथ ही भारत को जिताने में उनकी अहम भूमिका भी रही। और यूपी से खेलती हैं, आगरा की रहने वाली हैं। यूपी पुलिस में
डिप्टी एसपी के पद पर अभी उनका 1 साल पहले सिलेक्शन हुआ था, उनको अपॉइंटमेंट मिला था। तो इस तरह का परफॉर्मेंस जब वहां दिया है तो जो भी खिलाड़ी थे इंडियन टीम के, उन सबको जो है ना अच्छे पैसे मिलने ही थे। बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो आज दीप्ति शर्मा की काफी मांग रही और पहले दिल्ली ने जो उनका बेस प्राइस था 50 लाख रुपए में खरीदा, फिर यूपी ने RTM राइट टू मैच का इस्तेमाल करते हुए उनको 3 करोड़ 20 लाख रुपए में यूपी में पहले भी वो खेल रही थी यूपी के लिए, तो यूपी ने उनको रिटेन किया इस तरह से। ये एक बहुत अच्छी बात है। और खिलाड़ी जब अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हैं, तो उनको पैसा भी भरपूर उसी तरह का मिलना चाहिए जैसे पुरुष टीमों को मिलता है। और तो ये एक अच्छी बात है। जी हाँ, और बहुत ही अच्छी बात है, प्रोत्साहन भी मिलता है। और लगभग 58 पृथ्वी रावल चोटिल हो गई थी चूंकि, तो उनको शायद किसी टीम ने नहीं लिया, क्योंकि चोट अभी ज्यादा उनकी बड़ी है, इस वजह से नहीं लिया गया। नहीं तो उनको भी अच्छे पैसे मिलने ही थे, जिस तरह का पूरे टूर्नामेंट में उनका परफॉर्मेंस था। बिल्कुल। और इस जो है ऑक्शन में लगभग 58% राशि विदेशी खिलाड़ियों पर भी खर्च हुई है। पर जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हेली को कोई नहीं खरीदा गया, कोई खरीदा नहीं रहा, तो बहुत ही हैरत वाली बात है। ऐसा कई बार IPL में भी देखा गया, बड़े बड़े दिग्गज जो है बाहर रह गए। एक बार तो सौरव गांगुली को किसी टीम ने नहीं लिया था। तो ये होता है, चलता है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जैन यूनिवर्सिटी की भव्या सचदेवा ने आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में तैराकी में 2 स्वर्ण पदक जीते। भव्या ने महिलाओं की 400 मेडले रिले में भी स्वर्ण पदक हासिल किया। जैन यूनिवर्सिटी के तैराकों ने 11 में से 8 स्वर्ण जीतकर अपने कुल स्वर्ण पदकों की संख्या 20 कर ली है। उधर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बीच मेडल तालिका में दूसरे स्थान के लिए कड़ी टक्कर थी। लवली ने तीरंदाजी में 3 और शूटिंग में 1 गोल्ड मेडल जीतकर अपने स्वर्ण पदकों की संख्या 13 कर ली। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने अब तक 14 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें तलवारबाजी में तीनों टीम गोल्ड और निशानेबाजी में जीता गया 1 स्वर्ण पदक शामिल है। तो इस तरह से अगर अंक तालिका की बात की जाए तो जैन यूनिवर्सिटी 35 पदकों के साथ शीर्ष पर है, लवली प्रोफेशनल दूसरे और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर है। तो ये इस तरह की जो खेल आयोजित हो रहे हैं, तो देखा जाए तो निचले स्तर से ही जो खेल भावना और जो खिलाड़ियों में आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ रही है। यूनिवर्सिटी लेवल के ये जो गेम कराए जा रहे हैं खेलो इंडिया के, इसका मेन पर्पस है, चूंकि खिलाड़ी 21-22 साल के तो होते ही हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो जो है सीधे बड़े टूर्नामेंट्स के लिए, जैसे ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ गेम है या एशियन गेम्स है, उनके लिए ये खिलाड़ी वहां से निकल के आते हैं। और ये खेलो इंडिया जो मूवमेंट शुरू हुआ, ये उस समय के 2018 में स्पोर्ट्स मिनिस्टर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि सिल्वर मेडलिस्ट हैं ओलंपिक गेम्स के, उनकी ये पहल थी। और प्रधानमंत्री से जब उन्होंने बात की तो प्रधानमंत्री ने 2 मिनट भी नहीं लगाए थे इस पहल को पास करने में। तो एक अच्छी पहल है और इससे खिलाड़ियों को स्काउट करने में भी आसानी मिलती है। निसंदेह प्रधानमंत्री खेलों को बहुत ही प्रोत्साहन दे रहे हैं और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने T20 विश्व कप जीतने वाली महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम से मुलाकात की। टीम ने प्रधानमंत्री मोदी को एक हस्ताक्षरित बल्ला भेंट किया। भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने कोलंबो में हुए फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराया था। और प्रधानमंत्री ने टोक्यो ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक्स 2025 में भारतीय खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि 9 स्वर्ण पदकों सहित 20 पदकों के साथ देश के एथलीटों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और समर्पण से उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा था डेफ ओलंपिक्स में भी भारत का। जी बिल्कुल। और जाते जाते कुछ अन्य खबरें आपको बता दें। भारत के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ऑस्ट्रेलियाई ओपन एशिया पैसिफिक वाइल्ड कार्ड प्लेऑफ टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें चीन के युनचाओ ओकोते बू ने 6-2, 6-2 से पराजित किया। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का अंतिम दौर अगले वर्ष जनवरी में असम में आयोजित किया जाएगा। और अब समय कह रहा है आपसे अनुमति ली जाए। रणवीर जी, आप स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू प्रियंका। श्रोताओं, प्रियंका अरोड़ा स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।